नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अकेला पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल 2025 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स की घोषणा की। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स लगाए और अपने टिपिकल नौटंकी भरे अंदाज में बोले अब और नहीं। Many countries have. They've ripped us off left and right. इनकी राय में दुनिया के बाकी सारे देश अमेरिका को बड़े लंबे समय से लूट रहे थे। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसे बाकी सारे देशों के द्वारा रिप ऑफ किया जा रहा था। But now it's our turn to do the ripping. जैसे ही ये घोषणा करते हैं, तुरंत दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में भूकंप आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब जाते हैं और अब दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। The world teeters on the edge of a potential global recession. 7 अप्रैल का मंडे सबसे भयानक दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए। हांगकांग हो या ताइवान, चाइना हो या जापान, जर्मनी हो या यूके, यूएस हो या इंडिया, हर जगह स्टॉक मार्केट बड़ी ही तेजी से नीचे गिरा। चीजें यहां पर कितने अजीबोगरीब और बचकाने तरीके से हैंडल की गई हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना पर। 2 दिन बाद चाइना इसके रिस्पॉन्स में अपना टैरिफ लगाता है अमेरिका पर 34% का। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आती। ट्रंप चाइना को धमकाकर कहते हैं ये टैरिफ हटाओ अपना, अगर ये नहीं हटाया तो 50% और लगा दूंगा। That tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock. We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. लेकिन चाइना अपनी बात पर अड़ा रहता है और 9 अप्रैल को अमेरिका 50% और टैरिफ लगा देता है चाइना के ऊपर, और इसके रिस्पॉन्स में चाइना भी 50% और टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर टिट फॉर टैट का गेम खेला जा रहा है इन दो देशों के बीच में। खुले में यहाँ पर अब ट्रेड वॉर भी हो रही है। आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इस महीने की मेरी एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। ये एक 2.5 घंटे की लाइव वर्कशॉप है जो मैंने पिछले महीने भी करी थी। इसमें मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 20 से ज्यादा अलग अलग एआई टूल्स के बारे में सिखाता हूं। इसमें चैट जीपीटी, डीप सीक, मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई, ड्रीम स्टूडियो, रनवे एमएल, 11 लैब्स, कई सारे नए चाइनीज एआईज हैं, हाइलू एआई, क्लिंग एआई। यहाँ पर आपको इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई के जरिए वेबसाइट बनाना, एआई के जरिए ऑडियो जनरेट करना, गाने बनाना और ढेर सारी और चीजें सिखाई जाएंगी। पिछले महीने जिन्होंने इस एआई मास्टर क्लास को अटेंड किया था, उनके रिव्यूज यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एआई में अपस्किल करने के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। तो अगर आप इसे पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट और टाइम भी इस लिंक में बताया गया है, और अगर आप इस एग्जैक्ट डेट और टाइम पर अटेंड करने नहीं आ पाते तो भी आप इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगले 3 दिन तक। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है। वो टैक्स जो देश से बाहर से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडिया के बाहर बने एक स्मार्टफोन को, जैसे कि आईफोन को, इंडिया में खरीदते हो तो उस पर 15% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंपोर्ट टैक्स एक टाइप का टैरिफ ही होता है। कपड़ों जैसी कुछ चीजों पर 20 से 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक टाइप का टैरिफ है। यहां मेनली 2 रीजंस होते हैं टैरिफ्स लगाने के पीछे। पहला है सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना, बाकी टैक्सेस की तरह ये भी सरकार की कमाई का एक जरिया है। और दूसरा कारण है लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि टैरिफ्स लगाने से बाहर के देशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है और अपने देश में बनी चीजें सस्ती रहती हैं उसके कंपैरिजन में, तो लोग अपने देश की चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए लोकल इंडस्ट्रीज को एक बढ़ावा मिल जाता है। बहुत से देश टैरिफ्स इसी कारण से लगाते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट अगर टैरिफ्स को स्मार्टली लगाया जाए तो इससे देश की इकोनॉमी को फायदा भी होता है। उदाहरण के तौर पे है साउथ कोरिया का देश, जिसके किसानों को 1980s 1990s में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इनके किसानों के पास उस समय ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जितने दाम में अपने देश में चावल को बेच पाते थे उससे कहीं सस्ते दाम में अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम से चावल को इंपोर्ट किया जा सकता था। तो साउथ कोरिया ने अपने देश के किसानों का लाइवलीहुड बचाने के लिए टैरिफ्स को बड़े स्ट्रेटेजिकली लगाया। इन्होंने कहा एक छोटी सी लिमिट है, उस लिमिट तक अगर हम चावल इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में तो उसमें कोई टैरिफ नहीं
लगेंगे, लेकिन उससे ज्यादा चावल अगर हमने अपने देश में इंपोर्ट किए तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, 500% से भी ज्यादा का टैरिफ लगाया जाएगा। इससे हुआ क्या, देश के बाहर से आने वाले चावल महंगे हो गए और देश के किसानों को मौका मिल पाया कॉम्पिटिटिव रहने का। धीरे धीरे इन्होंने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे जैसे इनकी सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में पैसा खर्च किया। कुछ दशकों बाद जब इनके किसान भी उस लेवल तक पहुंच गए तो धीरे धीरे इन्होंने टैरिफ्स को हटा दिया। अब सोचकर देखो, अगर यहाँ पर टैरिफ्स नहीं लगाए गए होते इस चीज पर तो क्या इंपैक्ट पड़ता है इनके किसानों पर। पूरा लोकल फार्मिंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता और बड़े स्केल पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती। तो इससे पता चलता है कि टैरिफ्स अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि टैरिफ्स को किस तरीके से लगाया जाता है, किन किन चीजों पर लगाया जाता है, किन किन देशों पर लगाया जाता है। क्योंकि चीजों को अब दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, उस देश के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो जो अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है किसी दूसरे देश में। इमेजिन करो, इंडिया बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को, इतनी ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है कि साउथ कोरिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया की दवाइयों का। और अब एक दिन अचानक से साउथ कोरिया इंडिया से आने वाली दवाइयों पर 100% का टैरिफ लगा देता है। साउथ कोरिया कहता है कि मुझे अपनी लोकल दवाइयों की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। इस सिचुएशन में इंडिया को कैसा लगेगा? इंडिया बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, स्पेशली अगर इंडिया की दवाइयों का सबसे बड़ा कंज्यूमर साउथ कोरिया है तो, क्योंकि इंडिया की खुद की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर साउथ कोरिया में इंडिया की दवाइयां बिकनी बंद हो गई तो। यही कारण है कि जब कोई देश अपने देश की लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगाता है तो उसका नुकसान दूसरे देश को भी हो सकता है। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां दूसरे देश को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और दूसरा देश गुस्से में आकर रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा देता है पहले देश के ऊपर। इस तरीके से एक टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है, जिसे ट्रेड वॉर भी कहा जा सकता है। इसे अवॉइड करने का एक सिंपल तरीका है, नेगोशिएट करो दूसरे देश के साथ, बातचीत करो दूसरे देश के साथ, उन्हें समझाओ हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसलिए टैरिफ लगाना चाहते हैं। और अगर आपकी बात को दूसरा देश समझेगा, आप एक सोल्यूशन निकाल पाओगे जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। शायद आप कहो कि ठीक है हमारी दवाइयों पर टैरिफ लगा लो, लेकिन एक लिमिट के बाद, ताकि हम ज्यादातर दवाइयां अभी भी बेच पाए आपके देश में। फ्रेंडली तरीके से बातचीत करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ बिना किसी से बातचीत किए अचानक से 90 देशों पर टैरिफ्स लगा दिए, और वो भी फुल एटीट्यूड के साथ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तो जाहिर सी बात है बहुत से देश इससे खुश नहीं हुए और उन्होंने रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने टैरिफ्स इसलिए लगाए ताकि मैं अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम कर सकूं। इसी वजह से जिस दिन इन्होंने टैरिफ्स लगाए उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम भी दे दिया। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है आप पूछोगे? दो देशों का एग्जांपल ले लेते हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है चाइना। मान लो टोटल सामान जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, उसकी वर्थ है $1 बिलियन, और टोटल सामान जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, उसकी वर्थ है $2 बिलियन। तो यहां पर 2 - 1 अमेरिका का $1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है। अब यहां पर ट्रेड डेफिसिट होना अपने आप में हमेशा कोई बुरी चीज नहीं होती है। ऊपर से देखोगे तो कहा जाता है कि ट्रेड डेफिसिट इसलिए बुरी चीज है क्योंकि आपका देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपके देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है, बहुत सारे देशों की इन्वेस्टमेंट्स आपके देश में आ रही है और कोई ऐसी क्रिटिकल चीज नहीं है जिस पर आप किसी दूसरे देश पर डिपेंड कर रहे हो, तो ट्रेड डेफिसिट कोई बुरी चीज नहीं होती है। लेकिन ट्रंप को लगता है कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बुरी चीज है और इसी ट्रेड डेफिसिट को हटाने के लिए उनका कहना है कि उन्होंने टैरिफ्स लगाए, और ये टैरिफ्स लगाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी पावर्स तक का इस्तेमाल किया। मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने ट्रेड डेफिसिट होने को ही एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमरजेंसी एक्ट का इस तरीके से मिसयूज करना डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। लेकिन अब आइए इन टैरिफ्स को थोड़ा गहराई से देखते हैं जो ट्रंप ने लगाए हैं। एक बड़ा सा बोर्ड लेकर खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें अलग अलग टैरिफ्स लिखे गए थे अलग अलग देशों के लिए। इसमें अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले हर विदेशी सामान पर कम से कम 10% का टैरिफ लगा है। ये 10% का टैरिफ उन देशों पर भी लगाया गया है जिनके साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है भी नहीं। बाकी ट्रंप ने बहाना दिया कि कई सारे देश अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ्स लगाते हैं, इसलिए जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं वो एक्चुअली में रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं। Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. यहाँ लिस्ट देखिए, कंबोडिया 49%, वियतनाम 46%, यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ लगा है, ताइवान पर 32% का, साउथ कोरिया पर 25%, इंडिया पर 26%, इजराइल पर 17%।
चाइना के साथ जो टिट फॉर टैट गेम चला, उसके बाद चाइना पर जो टैरिफ्स हैं वो 125% पर आ चुके हैं और दूसरी तरफ चाइना ने भी 125% के टैरिफ्स अमेरिका पर लगा दिए हैं। मजेदार बात यह है कि ये एग्जैक्ट नंबर्स कैलकुलेट कैसे किए गए। यहां पर एक बड़े सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया। किसी भी देश का अमेरिका के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे उस देश से आने वाले इंपोर्ट से डिवाइड किया गया और जो परसेंटेज आया ट्रंप ने उसे उस देश का टैरिफ बताकर इसका आधा टैरिफ लगा दिया। And because we are being very kind, we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. जैसे कि चाइना के साथ अमेरिका का $295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और चाइना जो सामान अमेरिका से इंपोर्ट करता है वो $439.9 बिलियन का है। फॉर्मूला के हिसाब से जो परसेंटेज यहां बना वो 67% बना। तो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो 67% का है। लेकिन अब ट्रंप ने यहां पर बड़ी ही बेवकूफी वाली चीज कही। ट्रंप ने कहा कि ये 67% वो नंबर है जो चाइना अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है और इसे टैरिफ बताकर इसका आधा टैरिफ 34% लगा दिया। सभी देशों के साथ यही किया गया और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप के आसपास जो लोग हैं किसी ने नोटिस नहीं किया क्या। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को समझा उसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ट्रंप ने तो बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने एंटार्क्टिका के पास कुछ अनइनहैबिटेड आइलैंड्स पर टैरिफ्स लगा दिए। हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, एंटार्क्टिका के पास कुछ आइलैंड्स हैं जहां पर कोई इंसान नहीं रहते। 10 सालों से कोई इंसान वहां पर गया तक नहीं है, सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं उस आइलैंड पर। लेकिन उस आइलैंड पर भी ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा दिया। आइए पेंगुइन समाज का रिएक्शन देखते हैं ट्रंप की इस घोषणा के बाद। नहीं, सीरियसली ये आइलैंड्स इतने आइसोलेटेड हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 2 हफ्ते की बोट जर्नी करनी पड़ती है और पिछले 10 सालों में यहां कोई भी इंसान नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने इस आइलैंड का नाम देखा मैकडोनल्ड आइलैंड और ये समझ लिया कि ये तो मैकडोनल्ड का डिज्नीलैंड है। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन इन टैरिफ्स का असलियत में इंपैक्ट पड़ रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेसेस डिपेंड करते हैं अमेरिकन कंज्यूमर्स को अपना सामान बेचने पर। इसलिए बहुत से देशों ने रिटेलिएशन में अपने टैरिफ्स लगाए अमेरिका के खिलाफ फाइट करने के लिए। चाइना, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने जवाबी कार्रवाई में जानबूझकर उन जगहों को टारगेट किया जहां पर ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं अमेरिका में। जैसे कि चाइना ने मक्के के किसानों और कार मेकर्स को टारगेट किया। कनाडा ने पोल्ट्री फार्म्स और एसी मैन्युफैक्चरर्स पर टैरिफ्स लगाए। यूरोप ने स्टील मिल्स और स्लॉटर हाउसेस पर टैरिफ्स लगाए। ये वो सारे सेक्टर्स हैं जहां पर ट्रंप को सपोर्ट करने वाले, ट्रंप को वोट करने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। लॉजिक यहां सिंपल है, अगर नुकसान पहुंचाना है यहां पर उन लोगों को पहुंचाओ जिन्होंने इस बेवकूफ पॉलिटिशियन को वोट किया है। Trust me, I'm like a smart person. एक्चुअली में इस तरीके से टैरिफ्स लगाना, इतने सारे अलग अलग देशों पर एक साथ अचानक से बिना उनसे बातचीत किए, इसका नुकसान तो होगा ही और नुकसान दोनों साइडों को होता है। जिस देश से सामान आपके देश में आ रहा था उस देश के बिजनेसेस पर फर्क पड़ेगा, लोग उनके सामान को कम खरीदेंगे। लेकिन आपके अपने देश में जब बाहर की चीजें महंगी होंगी और सिर्फ कोई 1-2 चीजें नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर चीज जब महंगी हो जाएगी तो चोट सीधा आम आदमी की पॉकेट पर पड़ेगी। ट्रंप के टैरिफ्स का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकन लोगों पर ही पड़ेगा क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। अमेरिका जैसे देश में जो भी सामान बिकता है ज्यादातर केसेस में या तो वो पूरा का पूरा बाहर बना होता है या फिर उसके अंदर जो छोटे पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बाहर से आए होते हैं। मिस्टर बीस्ट का ही उदाहरण ले लो, उनके द्वारा बनाई गई जो चॉकलेट है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वैसे तो वो अमेरिका में बनती है लेकिन चॉकलेट को बनाने के लिए जो कोको बीन्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, अफ्रीका जैसे देशों से। और अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो उन रॉ मटेरियल्स को लाना चॉकलेट बनाने के लिए ज्यादा महंगा होगा जिससे चॉकलेट का प्राइस बढ़ेगा। इसलिए इन्होंने ट्वीट में लिखा, इन टैरिफ्स के बाद एक्चुअली में चॉकलेट को अमेरिका से बाहर बनाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर हम इतिहास में भी देखें, बार बार जब जब अमेरिका ने इस तरीके से टैरिफ्स लगाए हैं बिना सोचे समझे ब्रॉडली बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे देशों पर, उसका नुकसान अमेरिका को खुद ही सहना पड़ा है। इस साल 1789 में था कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन टैरिफ एक्ट लेकर आए थे जिसमें इंपोर्टेड सामान पर 5% का टैक्स लगाया गया। लेकिन साल 1890 में एक बहुत बड़े स्केल पर टैरिफ्स को बढ़ाया गया। 1500 से ज्यादा सामानों पर 49.5% का टैक्स लगा दिया गया। इन टैरिफ्स के पीछे हाथ था विलियम मैकिनली का, जिन्हें नेपोलियन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है। ट्रंप इन्हें अपना हीरो मानते हैं।
लेकिन इन टैरिफ्स के कारण जानते हैं क्या हुआ? 1893 में अमेरिका में डिप्रेशन आ गया, बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। साल 1910 के बाद डेमोक्रेट्स पावर में आए जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते थे। उन्होंने टैरिफ्स नीचे किए तो अमेरिका में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन 1920 में फिर से रिपब्लिकन पार्टी पावर में आती है और फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स फिर से बढ़ा दिए जाते हैं। फिर साल 1930 में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लेकर आते हैं। इसके तहत लगभग हर सेक्टर में टैरिफ्स 20% से ज्यादा कर दिए गए। और हुआ क्या इसके बाद? बाकी देश खुश नहीं हुए। बाकी देशों ने इसका रिटेलिएशन किया, उन्होंने अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए और इसके बाद दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड नीचे गिर गई। 1929 से लेकर 1934 के बीच में ग्लोबल ट्रेड 66% कम हो गई। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसके पीछे कारण कुछ और थे, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। उसके पीछे क्रेडिट जाता है इन टैरिफ्स को। करीब 10 साल तक पूरी अमेरिकन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी टाइम टाइम फिस रही। ये सिर्फ साल 1939 में ही था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई कि अमेरिका में फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ने लगी और तब जाकर अमेरिका इस डिप्रेशन से बाहर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा फ्री ट्रेड को ही बढ़ावा दिया है। हमेशा कहा है बाकी देशों को कि अपने टैरिफ्स को कम से कम रखो। जितने कम टैरिफ्स रहेंगे उतनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा हर एक देश को। इसी फिलॉसफी के आधार पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो दुनिया भर के देशों के लिए नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म बना। आज के दिन भी अगर आप WTO के विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो वहां एक पर्पस का सेक्शन है। देखिए क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। WTO को बनाने के पीछे पर्पस ही यही है कि दुनिया भर के टैरिफ्स को कम किया जा सके। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में और बढ़ावा देने में अमेरिका का एक बड़ा लीडिंग रोल रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सारी चीजें उलट पुलट हो गई हैं। दुनिया के बाकी देशों को अब पता नहीं कि अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है, अमेरिका असलियत में किस चीज में विश्वास रखता है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी इसको लेकर, सुनिए जरा। Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years, but we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. International norms are eroding. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. This is the harsh reality of our world today. इनका कहना है कि आखिरी बार जब इतने बड़े स्केल पर ट्रेड वॉर देखने को मिली थी उसकी वजह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बाद में जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अब ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है आगे क्या होगा। दुनिया की इकोनॉमी एक बड़े अनप्रिडिक्टेबल टाइम से गुजर रही है और डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के पीछे। 9 अप्रैल की रात को खबर आती है कि ट्रंप ने सारे देशों के खिलाफ टैरिफ्स को 90 दिन तक पॉज कर दिया है और उन्हें घटाकर सिर्फ 10% पर कर दिया है, सिवाय चाइना के। चाइना पर टैरिफ्स को और बढ़ा दिया गया है। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. मतलब दिन प्रतिदिन टैरिफ्स ऊपर नीचे होए जा रहे हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। इसका सही जवाब शायद ट्रंप खुद भी ना जानते हो, क्योंकि शायद उन्हें खुद नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सीधा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का भी आरोप लगाते हैं। जब अचानक से उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, स्टॉक मार्केट गिर गया, लेकिन जिस दिन टैरिफ्स हटाए उस दिन की सुबह टैरिफ्स हटाने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, ये एक बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। वो जानते थे कि जैसे ही टैरिफ्स हटा दिए जाएंगे स्टॉक मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर वो पोस्ट करके सीधे सीधे बता रहे थे अपने फॉलोअर्स को कि अब जाओ खरीद लो। जैसे ही उन्होंने टैरिफ्स के पॉज की खबर अनाउंस करी, स्टॉक मार्केट अचानक से ऊपर चला गया। इस स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का एक बहुत ही सीधा और साफ सबूत है। लेकिन सवाल ये उठता है, कौन हिम्मत करेगा अमेरिका के प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने की? और इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी सवाल ये है कि कौन सा जज है अमेरिका में जो हिम्मत उठाएगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जजमेंट देने की? अब एक थ्योरी यहां पर यह भी उठती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां इतना बड़ा यूटर्न इतनी जल्दी इसलिए ले लिया क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दुनिया इस तरीके से रिएक्ट करेगी उनके टैरिफ्स को लेकर। अगर ऐसा है तो इससे ट्रंप की इनकॉम्पिटेंस साफ दिखती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रंप का पहले से ही प्लान था
था। ट्रंप यहाँ पर 4D चेस खेल रहे थे। पहले दुनिया के सामने इतने सारे टैरिफ्स लगाएंगे, फिर सबको हटा देंगे, लेकिन चाइना के ही टैरिफ्स लगे रहने देंगे। ये चाइना को फंसाने की एक चाल थी। तो इससे भी ट्रंप की बेवकूफी ही साफ दिखती है, क्योंकि इस तरीके से टैरिफ्स को लगाना हटाना इतने बड़े स्केल पर ये कोई गेम नहीं है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों छोटे बड़े बिजनेसेस इससे इफेक्ट होते हैं। करोड़ों बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट्स का सही दाम नहीं तय कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कल को क्या टैरिफ लगेगा, उस टैक्स से उनके प्रॉफिट पर कितना असर पड़ेगा, क्या वो प्रॉफिटेबल रह पाएंगे या नहीं। ये वही बात हो गई कि अपने घर में एक कॉकरोच को मारने के लिए आप पूरे घर पर आग लगा दो। वही डीमोनेटाइजेशन वाला लॉजिक, लेकिन उससे भी 10 गुना बदतर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर अब आप ट्रंप की इन बचकानी हरकतों को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जहां पर मैंने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग की बात करी है। ऐसा स्टूपिड बिहेवियर इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर डालता है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।